चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हालांकि थोड़ा सा टॉपिक रिपीटेटिव है, हमने लास्ट क्लास में जहाँ पर बात छोड़ी थी हम एक्चुअली वहीं से बात स्टार्ट कर रहे हैं। प्योर रोलिंग की बात है एंड लास्ट क्लास में हम प्योर रोलिंग देख ही रहे थे कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन का वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल तो प्योर रोलिंग है। तो चलिए देखते हैं, छोटी सी बात है, देखिएगा। हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये फिक्स सरफेस, ये आपका फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन, इस इंक्लाइन प्लेन का एंगल है थीटा। ये जो सरफेस है ये एनफ रफ है, ये एनफ रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन खूब बड़ा है, ठीक है। यहां से मैंने एक m मास की r रेडियस की कोई ऑब्जेक्ट है जिसे रिलीज किया है बेटा, जिसे रिलीज किया हमने, और मैं ये बता नहीं रहा कि ये स्फीयर है या डिस्क है या जो भी है। द रीजन इज कि स्फीयर मान के मैंने कल कराया था, ऐसे डिस्क हो रिंग हो किसी को भी छोड़ दो बेटा, सबकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब सबकी कैलकुलेशन करने का मेरा मन नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास से इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको मैं mk² लिख रहा हूं। एज यू नो इट वेरी वेल, k इज नोन एज रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। रिंग हुई तो k की वैल्यू r आ जाएगी, डिस्क हुई तो r/√2 आ जाएगी, होलो सिलेंडर होगा तो k की वैल्यू r आ जाएगी, सॉलिड सिलेंडर होगा तो k की वैल्यू r/√2 आ जाएगी, एंड सो ऑन एज यू नो इट वेरी वेल। इसको यहां से रिलीज कर दिया। ये जो हाइट है ये आपके पास h है, रफ सरफेस एनफ है, इसलिए बॉडी ये चलते 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 लगातार नीचे आती है आती है आती है, प्योर रोलिंग करते हुए आएगी, कभी ना कभी सबसे नीचे पहुंच जाएगी। जब सबसे नीचे पहुंच जाएगी उस टाइम पर सेंटर ऑफ मास के पास मान लेते हैं वेलोसिटी है v, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कोर्स है v/r, फिर ना पूरे रास्ते प्योर रोलिंग है, क्योंकि आपकी सरफेस जो है वो एनफ रफ है, प्योर रोलिंग तो होनी तय है। अब कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, आराम से इत्मीनान से सारे के सारे सवालों को सुनो, देखो, समझो। पहला, ड्रो FBD, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी FBD बनाओ। बिल्कुल बनाएंगे, मैं थोड़ा एनलार्ज के बना देता हूँ। ये रही आपकी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की ऑब्जेक्ट एंड ये रहा आपका इंक्लाइन प्लेन। कौन से फोर्सेस हैं? mg है, उसके दो कंपोनेंट आएंगे। इस तरफ आपके पास आएगा mg cos थीटा और इस तरफ आपके पास आएगा नॉर्मल, इस तरफ आएगा mg sin थीटा। मान लेते हैं कि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आएगा a, ऑफ कोर्स नीचे जाएगा और तो कहाँ जाएगा, लेकिन प्योर रोलिंग कर रहा है फिक्स सरफेस पे, तो मेरे बच्चे इतना तो समझ गए होंगे कि ऐसे अल्फा भी आएगा, और फिक्स्ड सरफेस पर प्योर रोलिंग है तो पक्की है बात है कि अल्फा की जो वैल्यू है वो a/r है। अब जरा सेंटर ऑफ मास से देखो, सेंटर जब भी कंफ्यूजन होता है कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन में, तो टॉर्क की इक्वेशन हम हमेशा सेंटर ऑफ मास से लिखना ही पसंद करते हैं। तो सेंटर ऑफ मास से अगर मैं देखूं तो सेंटर ऑफ मास से देखने पर मुझे ऐसा नजर आता है कि mg cos थीटा, mg sin थीटा और नॉर्मल तीनों का ही टॉर्क 0 है, तीनों ही वहीं से पास हो रहे हैं। तो आखिर ये अल्फा आया किसकी वजह से? कोई ना कोई टॉर्क तो ऐसा होगा। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, और जो टॉर्क होगा दैट टॉर्क मस्ट बी योर फ्रिक्शन। कौन सा? स्टैटिक। तो सेंटर से अगर देखूंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा उसका टॉर्क आएगा ऐसे। फेयर एनफ, पहला काम तो हो गया, हमें कहा था कि FBD बनाओ। अगला सवाल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल लीजिए और एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, ठीक है। अभी निकाल लेते हैं। इसमें एक चीज और लिखना, ऑल्सो फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स। कितना फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी निकाल दीजिए, सब काम आएंगे बेटा अपने, ठीक। mg sin थीटा ऐसे है, फ्रिक्शन ऐसे है,
पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स है mg sin थीटा माइनस fs। आप कह सकते हो कि mg sin थीटा माइनस fs मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन टॉर्क की, कहां से? सेंटर ऑफ मास से। नॉर्मल का टॉर्क 0, mg sin का टॉर्क 0, mg cos का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा ऐसे, और उसकी वैल्यू होगी fs इंटू यहां से तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, एंड इट शुड बी I इंटू अल्फा। अब बेटा बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, वो मैंने आपको कह रखा है कि m के स्क्वायर लिख दो बेटा, जिससे मुझे बार बार सॉल्व नहीं करना पड़ेगा कि रिंग के लिए ये आंसर है, डिस्क के लिए आंसर है, सिर्फ k की वैल्यूज चेंज करूंगा और सारे आंसर आ जाएंगे। तो m के स्क्वायर इंटू अल्फा, एज वी नो दैट कि अल्फा इज a बाई आर। दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2। इस r को नीचे ले आते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है, दैट इज g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बढ़िया, और अच्छे से लेना चाहो लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है, मैं साइड में लिख रहा हूं, काम आएगी, दैट इज g sin थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, वेयर के इज रेडियस ऑफ gyration। इफ आई आस्क व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, यू कुड से कि सर एंगुलर एक्सेलरेशन इज ऑफ कोर्स a बाई आर, तो उसकी वैल्यू आ गई है g sin थीटा इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये अल्फा। हमें फ्रिक्शन भी चाहिए, तो एक काम कीजिए, इस a को उठा के यहां पर रख दीजिए, और इसको रखते ही मेरे ख्याल से फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई है, दैट इज आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आई थिंक mg sin थीटा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज mg sin थीटा अपॉन आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस, दिस इज द एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स। आई होप इट्स ओके। आप एक बात और कह सकते हो कि सर ठीक है, आपकी सारी बातें बढ़िया हैं, लेकिन आप एक बात और कह सकते हो कि सर ये प्योर रोलिंग ऑन ए फिक्स सरफेस है, और सर जब भी प्योर रोलिंग ऑन ए फिक्स सरफेस होती है तो सर मुझे इस बात की फील है कि इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर जीरो होती है, और ऐसा लगता है कि सारे की सारी बॉडी जो है वो इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन मोशन कर रही है, और इस पॉइंट से गुजरती हुई जो एक्सिस है उसका नाम निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट भी हम टॉर्क की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो ये जो आंसर हमने निकाले हैं, ये आंसर्स हम एक स्टाइल से और भी निकाल सकते हैं, एंड दैट स्टाइल वुड बी ऑब्वियसली लाइक दिस, कि टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू अल्फा। लिखते हैं, आई एम सेइंग दैट कि टॉर्क अबाउट IAR इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट IAR इनटू अल्फा। यहां से अगर टॉर्क देखूंगा तो फ्रिक्शन का 0, mg cos का 0, नॉर्मल का 0, सिर्फ किसका टॉर्क? mg sin थीटा का, एंड दैट टॉर्क विल बी mg sin थीटा इंटू यहां से यहां तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज r, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां के अबाउट टॉर्क लिखें तो हम इतने बड़े बेवकूफ थोड़ी है कि यहां के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे, है कि नहीं? आप बोलोगे सर यहां के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk स्क्वायर था, तो यहां के अबाउट आएगा mk स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आप कह सकते हो कि दैट इज mk स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर इंटू अल्फा। अल्फा को बेटा मैं एक बार e बाई आर लिखता हूँ, m से m कैंसिल, और हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है, दैट इज g sin थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अगेन एंगुलर एक्सेलरेशन वगैरह सब कुछ बड़े तरीके से लिख सकते हैं।
तो ये हमारा आंसर है। जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर सकते हो, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन से सिर्फ कब कर पाओगे, जब प्योर रोलिंग होगी, वो भी फिक्स्ड सरफेस पे, अदरवाइज नहीं। आई होप इट विल हेल्प। आगे चलिए, आगे चलते बच्चों। नेक्स्ट, हमने इतने सारे काम तो कर ली, बढ़िया बढ़िया काम किया तुमने। ये एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन की वैल्यू की मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक बार आपसे 2-3 छोटे मोटे सवाल और पूछ लेता हूँ, ठीक है? सुनिएगा, मैं अगर आपसे पूछ लूँ कि ये स्पीड कितनी होगी, ओमेगा कितनी होगी, सवाल लिखना। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास and angular velocity of object when it reaches ground। जब ग्राउंड पर पहुंचेगा तब ये ओमेगा और वी बताओ। जैसा मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था कि यहां से यहां तक इस ऑब्जेक्ट पर कुल मिलाकर 3 फोर्स लग रहे हैं, mg लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है और फ्रिक्शन लग रहा है। नॉर्मल का वर्डन 0 है, वो आप समझ ही चुके हो बेटा। द नॉर्मल इज लाइक दिस, डिस्प्लेसमेंट इज लाइक दिस, उसका वर्डन 0। mg का जरूर वर्डन है, लेकिन mg कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए कोई परेशानी नहीं है। फ्रिक्शन पूरे रास्ते ऐसे लग रहा है, भले ही फ्रिक्शन ऐसे लग रहा हो, लेकिन ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, जिस पॉइंट पर एक्चुअली फोर्स लग रहा है, उस पॉइंट का इस लाइन के अलोंग कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है, क्योंकि यही तो हमारी प्योर रोलिंग की बेसिक डेफिनेशन थी कि इस पॉइंट का इधर की तरफ कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो आप कह सकते हो कि इस फ्रिक्शन का किसी प्रकार से कोई वर्कडन नहीं है। वर्कडन सिर्फ किसका आया? ग्रेविटी का। आप वेट भी लगा सकते हो और चाहो तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व भी कर सकते हो। तो इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक आप चाहो तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। आप कह सकते हो कि ये m मास की ऑब्जेक्ट अगर h हाइट नीचे आएगी तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh, एंड दिस लॉस इन पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक। गेन इन काइनेटिक इज ऑफ कोर्स ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल तो ये मैंने आपको कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन की काइनेटिक लिखना सिखा रखी है। हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ I about center of mass into omega का स्क्वायर। ओमेगा का स्क्वायर इज v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। एज यू कैन सी दैट कि v comes out to be अंडर रूट ऑफ 2gh 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। m से m कैंसिल हो गया, दैट इज 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर का रूट। तो जब जमीन पर पहुंचेगी बेटा, ये आपकी स्पीड होगी। एंगुलर स्पीड कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर एंगुलर स्पीड होगी v/r, दैट इज रूट 2gh अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये आपके पास ओमेगा। तो आप जब जैसे बेटा जमीन पर पहुंचेगी तो स्पीड लिख देना कि दैट इज अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ओमेगा आप लिख देना अंडर रूट ऑफ 2gh आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये आपका ओमेगा। आई होप दैट्स ओके। आगे चलिए, यही स्पीड हम अलग स्टाइल से निकाल सकते थे, जैसे लास्ट क्लास में हमने निकाला था। हम ये कह सकते थे कि देखो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है h बाई साइन थीटा। इनिशियली सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है 0, एक्सेलरेशन है आपका g साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और आप बड़े आराम से कह सकते थे कि हम v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस लगा सकते हैं, उससे भी हमारे आंसर आते हैं। ठीक, चलिए अगला काम सुनिए बच्चों।
ये ऑब्जेक्ट रिंग हो सकती है, होलो सिलेंडर हो सकती है, रिंग हो सकती है, होलो सिलेंडर हो सकती है, ठीक है। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट होलोस्फीयर हो सकती है, होलोस्फीयर हो सकती है। ये ऑब्जेक्ट आपकी डिस्क हो सकती है, सॉलिड सिलेंडर हो सकती है, और तो और यही ऑब्जेक्ट आपकी सॉलिड स्फीयर भी हो सकती है। आप तो बड़ा इसमें यहाँ पर कोई सी भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, ठीक है। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में से कोई सी भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, फेयर ना। सबसे पहले ये बताइए कि क्या हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आता है? आप लोगों से बिल्कुल। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr², इसका भी mr², होलोस्फीयर का 2/3 mr², डिस्क का mr²/2, सॉलिड सिलेंडर का भी mr²/2 और सॉलिड स्फीयर का ऑफ कोर्स 2/5 mr²। फिर ना रही बात रेडियस ऑफ जायरेशन की, तो मैं कहूंगा कि हम रेडियस ऑफ जायरेशन भी लिख सकते हैं कि आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू mk²। इसको mk² के बराबर किया तो k की वैल्यू आ गई है r, होलो सिलेंडर के k की वैल्यू भी आ गई है r। इसको mk² के बराबर किया तो इसका k आ गया रूट ऑफ 2/3r। 2/3 इज आई थिंक 0.66 का रूट विल बी 0.8 समथिंग r, तो इट विल बी समथिंग लाइक 0.8 समथिंग r। That is equals to mk², k comes out to be r/√2. Its value is I think 0.707 r. Its value also comes out to be k is equals to r/√2. That is 0.707 r. Solid sphere का moment of inertia that is 2/5 mr², that is equals to mk², k की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 2/5r। 2/5 इज 0.4, 0.4 का रूट इज लगभग 0.6 समथिंग, 0.6 समथिंग r। अच्छी बात है। मान लीजिए कि मैंने ऐसी 6 ऑब्जेक्ट को, 6 नोड़ा 1 2 3 4 5, इन 6 ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, सबका मास सेम, सबका रेडियस सेम, और सबकी सब ऐसी सरफेस पर पड़ी है जो सफिशिएंटली रफ है, सबके सब प्योर रोलिंग करते हुए नीचे आ रहे हैं। सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा? इन 6 ऑब्जेक्ट में सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा? आप बोलोगे कि सर फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखूं तो जिसका k सबसे कम है उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है। सबसे कम k किसका है? सॉलिड स्फीयर का k सबसे कम, और तो उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा। तो अगर आप इन 6 ऑब्जेक्ट को ऊपर से अगर रिलीज करोगे तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होगा? आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा, एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किसका? जिसका k सबसे कम किसका? सॉलिड स्फीयर का। तो आप कह सकते हो कि अगर मुझे एक्सेलरेशन कंपेयर करने हैं तो एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड सिलेंडर, एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क, एक्सेलरेशन ऑफ होलो स्फीयर, एक्सेलरेशन ऑफ होलो सिलेंडर एंड एक्सेलरेशन ऑफ रिंग, इन दोनों का k सेम है तो ये एक्सेलरेशन बराबर होंगे। इससे छोटा k इसका है तो एक्सेलरेशन बड़ा, k छोटा तो एक्सेलरेशन ज्यादा। होलो स्फीयर से भी छोटा k किसका है? डिस्क का, तो एक्सेलरेशन बड़ा होगा। डिस्क का और सोलो सिलेंडर का k सेम तो उनका एक्सेलरेशन भी सेम। सॉलिड स्फीयर का k सबसे छोटा तो उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा।
फेयर इनफ। ये बात होगी कि सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका है, अच्छी बात है बेटा। अब मैं ये भी निकाल सकता हूं कि कौन कितने टाइम पर नीचे पहुंचेगा। आपको सर बहुत आसान है, डिस्प्लेसमेंट है h/sin थीटा, एक्सेलरेशन पता है सर s = ut + ½ t स्क्वायर लगा दो, बिल्कुल सही बात है। ये तो हम निकाल लेंगे कि कौन सबसे सॉरी कितने टाइम पर पहुंचेगा, लेकिन एक बात तुम देख के बता सकते हो कि सबसे पहले सॉलिड स्फीयर पहुंचेगा। भाई सबकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, सबका डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा वो सबसे जल्दी ग्राउंड पर पहुंचेगा। तो आई कैन से दैट कि सॉलिड स्फीयर विल रीच द ग्राउंड अर्लीस्ट एंड होलो सिलेंडर एंड रिंग जिनका के सबसे बड़ा है, उनका एक्सेलरेशन सबसे छोटा है, उनको नीचे आने में टाइम सबसे ज्यादा लगेगा। तो आप एक बात लिख सकते हो कि सॉलिड स्फीयर will reach the ground earliest and ring and hollow cylinder will reach the ground लेटेस्ट, सबसे लास्ट में आपके होलो सिलेंडर और रिंग पहुंचेंगे, वो दोनों एक साथ पहुंचेंगे। फेयर इनफ। जब ग्राउंड पर पहुंचेंगे तो स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होगी? अगेन आप बिना किसी कैलकुलेशन के भी कह सकते हो कि सर डिस्प्लेसमेंट सेम है तो फाइनल स्पीड उसी की सबसे ज्यादा होगी जिसका ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन ज्यादा। तो एक्सेलरेशन ज्यादा किसका बेटा? सॉलिड स्फीयर का। तो सॉलिड स्फीयर जब यहां पर पहुंचेगा तो उसके बाद स्पीड सबसे ज्यादा होगी। फॉर्मूला भी यही कह रहा है कि ग्राउंड पर पहुंचने पर स्पीड जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी के जितना छोटा होगा। के सबसे ज्यादा छोटा किसका है? के सबसे ज्यादा छोटा है सॉलिड स्फीयर का, तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा। सो आई कैन से दैट कि सॉलिड स्फीयर विल रीच द ग्राउंड अर्लीस्ट विथ मैक्सिमम स्पीड। ऑफ कोर्स याद भी रख सकते हो, जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा उसका ओमेगा भी सबसे ज्यादा। एज यू कैन सी दैट जिसका के सबसे कम उसका ओमेगा सबसे ज्यादा। सो यू कुड इजीली से कि जिसका के सबसे कम उसकी स्पीड भी सबसे ज्यादा और उसका ओमेगा भी सबसे ज्यादा। तो सॉलिड स्फीयर विल हैव मैक्सिमम स्पीड एंड मैक्सिमम ओमेगा व्हेन दे रीच द ग्राउंड। सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा और ग्राउंड पर पहुंचने पर उसके पास सबसे ज्यादा सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी होगी, ओमेगा भी उसके पास सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, अगली बात एंगुलर एक्सेलरेशन। आप बोलो सर एंगुलर एक्सेलरेशन में कोई लोड ही नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन तो जस्ट a/r है। क्या है? a/r। सबका r सेम है, जिसका a सबसे ज्यादा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन में सबसे ज्यादा। a सबसे ज्यादा किसका है? सबको छोड़ोगे तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन है सॉलिड स्फीयर का, तो उसका अल्फा भी सबसे ज्यादा। तो आप कह सकते हो कि रिंग का अल्फा और होलो सिलेंडर का अल्फा सेम आएगा। उससे छोटा के जो है वो होलो स्फीयर का है, उसका अल्फा थोड़ा सा ज्यादा आएगा। उससे छोटा के डिस्क का है तो उसका अल्फा ज्यादा आएगा। डिस्क का और सॉलिड सिलेंडर का के सेम है तो अल्फा सेम आएगा। और आपका सॉलिड स्फीयर है उसका के सबसे कम है तो उसका अल्फा सबसे ज्यादा है। आई होप इट विल हेल्प। चलिए आगे चलते हैं। इन सब पर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको और कंपेयर कर लेते हैं। देखिएगा बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा किस पर लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा किस पे लग रहा है? देखना, आपका के जितना छोटा होगा, के जितना छोटा होगा डिनोमिनेटर उतना ही बड़ा होगा। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा फ्रिक्शन उतना ही छोटा होगा। तो सॉलिड स्फीयर का के है सबसे छोटा तो उस पर लगने वाला फ्रिक्शन है सबसे कम। उसी तरीके से जिसका के सबसे ज्यादा, ये के जितना ज्यादा होगा डिनोमिनेटर उतना ही छोटा होगा, फ्रिक्शन उतना ही बड़ा होगा। जिसका के ज्यादा उस पर लगने वाला फ्रिक्शन भी तो ज्यादा।
तो इसका मतलब सबसे ज्यादा फ्रिक्शन किस पे लग रहा होगा? रिंग पे। रिंग पर फ्रिक्शन ज्यादा लगना भी चाहिए क्योंकि mg sin थीटा सब पर बराबर लग रहा है और उसका एक्सेलरेशन नीचे सबसे कम है, तो पक्की बात है कि ऊपर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स सबसे ज्यादा है। जो आपका सॉलिड स्फीयर है उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है नीचे की तरफ, उसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स उस पर ऊपर की तरफ लगने वाला, अप द इंक्लाइन लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे कम है। तो हमें खैर फॉर्मूले से भी ये बात पता लग रही है। तो आप कह सकते हो कि रिंग पर और होलो सिलेंडर का के सबसे ज्यादा है तो इन पर फ्रिक्शन सबसे ज्यादा आएगा। इन दोनों का के सेम है तो इन पर लगने वाला फ्रिक्शन बराबर है। फिर आएगा आपके होलो स्फीयर का, फिर आएगा आपके डिस्क पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स। डिस्क पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स और सॉलिड सिलेंडर पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स तो बराबर ही आएगा क्योंकि दोनों का के सेम, तो दोनों पर लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम। और सबसे कम फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा आपके सॉलिड स्फीयर पे। फेयर इनफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब सबसे नीचे पहुंच जाएंगे, सब नीचे पहुंच जाएंगे, ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी? सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पास होगी? तो अगर आपने मनी मना आंसर दे दिया तो मैं भी दे देता हूं। ग्राउंड पर पहुंचने पर सबके पास काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी। ट्रांसलेशनल और अगर रोटेशनल जोड़ोगे तो बराबर आएगी और सबके पास सेम काइनेटिक एनर्जी आएगी mgh। भले ही अलग अलग टाइम पर ग्राउंड पर पहुंच रहे हो, लेकिन ग्राउंड पर अगर पहुंच गए तो ग्राउंड पर पहुंचने पर सबके पास काइनेटिक एनर्जी बराबर ही आएगी क्योंकि सबका लॉस इन पोटेंशियल सेम है और किस फ्रिक्शन का कोई वर्धन तो है नहीं। तो आप कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी सबकी बराबर आएगी। अगर मेरी बात पर अगर तुम भरोसा नहीं करोगे तो फिर मेरे पास एक ही चारा बचता है कि मैं प्रूव करूं। हालांकि मैंने यही टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करके ही ये v और ओमेगा निकाले थे, बट फिर भी कोई बच्चा अगर जिद कर लेगा कि सर बताओ तो सही कि जमीन पर पहुंचने पर काइनेटिक एनर्जी सेम कैसे आए, तो मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी में दो टर्म्स हैं, ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल इज हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, उसकी वैल्यू आई है 2gh r स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस रोटेशनल आएगी हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ऑफ कोर्स एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा का स्क्वायर इज 2gh अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। एज यू कैन सी दैट कि mgh तो बाहर आ गया, आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। द आंसर शुड बी इक्वल टू mgh। अरे भाई ये तो आना ही था। लॉस इन पोटेंशियल mgh होगी तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी mgh होगी, ये मानकर ही तो हम लोगों ने v और ओमेगा निकाले थे, तो ये तो आना ही था आंसर। ऐसे कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हो सकता है किसी बच्चे को ऐसा लगा हो कि सर वो mgh आएगी नहीं आएगी, तुम दिखा दिया कि बड़ा mgh ही आएगी। तो ग्राउंड पर पहुंचने पर ऑल ऑफ देम विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी and that kinetic energy will be of course mgh। चलिए बच्चों, मैं यहां पर एक लास्ट सवाल और पूछ रहा हूं, बट ऐसे सवाल का पार्ट है। मैंने हालांकि सब कुछ मिटा दिया, लेकिन मिटाने के बाद याद आया कि मैंने एक बात तो आपसे पूछी ही नहीं, और वो ये है, सवाल बेटा वही है, मैं अलग से नहीं बोल रहा। नेक्स्ट इज फाइंड coefficient of friction required in this arrangement। इस अरेंजमेंट के अंदर कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड होगा फॉर प्योर रोलिंग। ऑफ कोर्स अरेंजमेंट में प्योर रोलिंग ही हो रही थी, तो प्योर रोलिंग के लिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? तो मैं कहूंगा कि आपके पास जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की ऑब्जेक्ट दे रखी थी उस पर फोर्सेस ऐसे ऐसे थे। ये था mg cos थीटा, इसको बैलेंस करते हुए इस तरफ था नॉर्मल, इस तरफ आपके पास है mg sin थीटा। अप द इंक्लाइन लगने वाला है आपका फ्रिक्शनल
और इस फ्रिक्शन की शायद वैल्यू आई थी mg साइन थीटा इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, मुझे ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, तो बड़ा आप इस बात को जानते ही हो कि फ्रिक्शन को लेकर एक छोटी सी इनइक्वलिटी का फॉर्मूला है, एंड द फॉर्मूला इज लाइक दिस कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू एन। म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एन इज ऑफ कोर्स द नॉर्मल फोर्स। यू कुड से कि फ्रिक्शनल फोर्स विच इज mg sin theta into k square upon r square plus k square should be less than or equal to mu into normal। नॉर्मल की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है mg cos theta। mg से mg कैंसिल हो गया एंड मेरे पास आ गया mu should be greater than or equal to tan theta into k square अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। प्योर रोलिंग होने के लिए कम से कम कितना म्यू चाहिए? तो आप बोलोगे कि सर प्योर रोलिंग होने के लिए म्यू की जो वैल्यू है, भाई म्यू की वैल्यू इससे बड़ी हो या इसके बराबर हो तो प्योर रोलिंग हो जाएगी। कम से कम म्यू कितना होगा? तो आप बोलो सर कम से कम म्यू होगा tan थीटा इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और मेरे पास आ गया tan थीटा अपॉन आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस 1। यह आ गया कम से कम कितना म्यू आपका रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो प्योर रोलिंग के लिए कम से कम कितना म्यू रिक्वायर्ड है? इतना म्यू रिक्वायर्ड है। इससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कम म्यू, इससे भी छोटा अगर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हुआ फिर प्योर रोलिंग नहीं होगी, फिर तो स्लिपिंग हो जाएगी और फिर तो फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं लगेगा बेटा, फिर तो फ्रिक्शन आपका काइनेटिक लगेगा, फिर तो फ्रिक्शन आपका काइनेटिक लगेगा। आई होप दैट्स ओके। आगे चलते हैं। आगे चलते नेक्स्ट इज मैं आपको छोटी सी बात थोड़ी सी और डिस्कस करना चाहता हूं, सुनिए। सिचुएशन है, मैं इसे एज ए सवाल ही बता रहा हूं, बढ़िया है सिचुएशन, अच्छी है, सुनिएगा। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये आपके पास कोई फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन, ये आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दैट इज थीटा, दिस सरफेस इज एनफ रफ, दिस सरफेस इज एनफ रफ। एनफ रफ का क्या अर्थ है आप समझ ही गए होंगे। यहां कहीं बेटा आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, अब बेटा मैं कोई जनरल केस नहीं लेना चाह रहा, मैं बोल रहा हूं कि ये डिस्क है, m मास की r रेडियस की यूनिफॉर्म डिस्क है, और इस डिस्क को मैंने ऊपर की तरफ फेंक दिया प्योर रोलिंग करते हुए, तो इसका मतलब शुरुआत में इसके पास अप द इंक्लाइन स्पीड है u और ओमेगा ऐसे है। मेरे बच्चे जानते हैं कि ओमेगा कितनी होनी चाहिए? u बाई आर होनी चाहिए ना। सिचुएशन बड़ी है, समझ जाएंगे, अपन सब कर लेंगे, तुम तो बस भरोसा रखो कि हाँ जो सर करेंगे वो मत करेंगे, बन जाएगा सब कुछ। पहला काम, ड्रॉ एफबीडी ऑफ डिस्क। पहला काम, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क। डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। बातें मैं आपसे और भी पूछूंगा, लेकिन इतना करो एक बार के लिए। चलो बच्चों करते हैं। मेन चीज तो एफबीडी बनानी है, मैं बनाता हूं। ये आपका इंक्लाइन प्लेन,
ये आपके पास एक डिस्क। कौन से फोर्सेस हैं? सबसे पहले mg, उस mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा इस तरफ mg साइन थीटा, इस तरफ आएगा mg कॉस थीटा, इस तरफ आएगा आपका नॉर्मल। एक बच गया सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स, देख लेंगे उसको, तुम चिंता मत करो। पहले ही बताओ कि जब ये बॉल ऊपर जा रही होगी, अप द इंक्लाइन जा रही होगी, तो एक्सलरेशन किधर होगा? आप बोलोगे सर ऑब्वियस बात है, बॉल को मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो लगातार इसकी स्पीड तो घटेगी घटेगी घटेगी, और अगर स्पीड घटेगी तो पक्की बात है कि एक्सलरेशन तो सेंटर ऑफ मास का डाउन द इंक्लाइन आएगा। सेंटर ऑफ मास का अगर एक्सलरेशन डाउन द इंक्लाइन, तो अल्फा कैसे होना चाहिए? चेक करो। क्या अल्फा किस तरह से होना चाहिए? चेक कर लेते हैं। क्या अल्फा यू होना चाहिए, फिक्स सरफेस पर प्योर रोलिंग है? क्या अल्फा ऐसे होना चाहिए, फिक्स सरफेस है तो अल्फा a बाई आर होना चाहिए? चेक कर लेते हैं। क्या अल्फा यू होना चाहिए? देखते हैं। अगर यू हुआ तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के पास एक्सलरेशन है ऐसे, सेंटर ऑफ मास का खुद का एक्सलरेशन है ऐसे, दोनों जुड़ गए तो इस पॉइंट का एक्सलरेशन तो जीरो हो ही नहीं सकता। तो पक्की बात है कि अल्फा ऐसे नहीं है, अल्फा ऐसे है। और अगर अल्फा ऐसे है, इट मींस दैट कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के पास एक्सलरेशन है अप द इंक्लाइन अल्फा आर, सेंटर ऑफ मास का खुद का एक्सलरेशन है डाउन द इंक्लाइन ए, अल्फा आर शुड बी इक्वल टू ए। तो अल्फा की वैल्यू आ गई है ए बाई आर। ठीक है। अब मुद्दा है कि अल्फा आया किसकी वजह से? कोई टॉर्क तो होगा। हाँ बोलोगे हाँ सर टॉर्क तो होगा। टॉर्क के लिए क्या देखना पड़ेगा? टॉर्क के लिए कहां से देखें? सेंटर ऑफ मास से। देखते, सेंटर ऑफ मास से अगर मैं टॉर्क देखता हूं तो नॉर्मल का टॉर्क 0, mg कोस्टा का टॉर्क 0, mg सेंटा का टॉर्क 0। सिर्फ कौन बचा? फ्रिक्शन। देखते हैं, अगर फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लग रहा होता, अगर नीचे लग रहा होता तो उसका टॉर्क आता ऐसे, लेकिन मेरा तो अल्फा ऐसे है, और अगर अल्फा ऐसे तो टॉर्क भी ऐसे आना चाहिए। तो पक्की बात है कि फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अप द इंक्लाइन, और जैसे ही फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा अप द इंक्लाइन तो सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट टॉर्क आएगा ऐसे और अल्फा भी आएगा ऐसे। ये आ गया आपके फ्रिक्शन की डायरेक्शन। इस बात को पचाने में आपको दिक्कत तो नहीं आई? कई बच्चों को अभी भी लग रहा है कि सर बॉल जा भी ऊपर रही है, फ्रिक्शन भी ऊपर ही लग रहा है, सर तो कमाल ही हो गया। हाँ बेटा कमाल तो हो गया। आपको बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि आप सोच रहे हो कि सर ये रिलेटिव मोशन के अपोजिट है। नहीं नहीं, रिलेटिव मोशन के अपोजिट नहीं है। पहली बात तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन तो है ही नहीं। फ्रिक्शन कौन सा है? स्टैटिक। भले ही बॉल ऊपर जा रही हो, लेकिन बॉल जिस पॉइंट पर सरफेस से टच कर रही है उस पॉइंट के पास तो सरफेस के अलोंग कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो फ्रिक्शन तो काइनेटिक है ही नहीं। फ्रिक्शन कौन सा है? स्टैटिक। और स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन तो कैसे डिसाइड करते हो? जब इस पॉइंट के और नीचे वाले इंक्लाइन प्लेन के बीच में जब कोई रिलेटिव मोशन है ही नहीं, तो आपने जज कैसे किया कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? तो आप बोलो सर फ्रिक्शन की डायरेक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन तो हमें याद है कि आपने सिखा रखा है कि वो हमेशा जरूरत के हिसाब से लगता है। अब जरूरत कैसे है? ऐसे जरूरत है या ऐसे जरूरत है? आप बोलो सर ऐसे जरूरत है, तो यूं लग जाएगा। तो ये मत सोचना कि सर बॉल ऊपर जा रही तो फ्रिक्शन नीचे लग रहा हो। अरे भाई बॉल ऊपर जा रही होगी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका तो कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है, तो फ्रिक्शन तो काइनेटिक नहीं है, फ्रिक्शन तो स्टैटिक है। और स्टैटिक कैसे लगता है? जरूरत के हिसाब से, जैसी जरूरत वैसे लग जाएगा। यही तो बड़ा मेन बात। ड्रॉ FBD ऑफ डिस्क तो हो गया, बाकी सब तो हो जाएगा, बाकी सब तो हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास पूछा, अल्फा पूछेगा, सब हो जाएगा। mg साइन थीटा नीचे है, फ्रिक्शन ऊपर है। आप बोलोगे mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दूसरी इक्वेशन टॉर्क की, यहां से सिर्फ टॉर्क है फ्रिक्शन का, दैट इज Fs इंटू आर एंड शुड बी इक्वल टू आई। यहां के अबाउट आई होगा, डिस्क है तो mr स्क्वायर बाई 2 into alpha. Alpha is of course a by r. This is my equation number 2. r से r कैंसिल, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो मेरे पास आ गया mg sin थीटा
इज इक्वल्स टू 3ma/2 इंटू ए। एम से एम कैंसिल, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 2g साइन थीटा बाई 3। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 2g साइन थीटा बाई 3। एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 2g साइन थीटा बाई 3। फेयर एनफ। हालांकि एक तरह से रिटार्डेशन नहीं है, रिटार्डेशन यही आप एक तरह से वो निकाल सकते थे। कोई बच्चा कह सकता है कि सर मैं यहाँ से टॉर्क की इक्वेशन लिख दूँ, बिल्कुल लिख सकते बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर टॉर्क की इक्वेशन लिखते हैं एम जी कॉस का टॉर्क 0, नॉर्मल का 0, फ्रिक्शन का 0, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एम जी साइन थीटा का टॉर्क है एंड दैट एम जी साइन थीटा इंटू यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर शुड बी इक्वल टू यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है mr²/2, तो यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 mr²। सो आप कह सकते हो कि दैट इज 3/2 mr² इंटू अल्फा। अल्फा ना पसंद हो तो a/r। वापस से a की वैल्यू वही आ गई है 2g साइन थीटा बाई 3। फेयर एनफ। तो आपने इस बात को नोटिस किया, आपने इस बात को नोटिस किया कि एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ जो लगातार वेलोसिटी को घटाएगा, ओमेगा है क्लॉकवाइज लेकिन अल्फा है एंटी क्लॉकवाइज जो लगातार ओमेगा को भी घटाएगा। भाई स्पीड घट रही है तो ओमेगा भी तो घटना चाहिए, क्योंकि हर टाइम पर आपका स्पीड मस्ट बी इक्वल्स टू ओमेगा इनटू आर होना चाहिए। प्योर रोलिंग मस्ट है, तभी तो बड़ा v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर सेट होगा। अगर v लगातार घट रहा है तो ओमेगा भी तो लगातार घटना चाहिए। तो ऐसे ही लगातार v घटता जाएगा, ओमेगा घटता जाएगा, v घटता जाएगा, ओमेगा घटता जाएगा। चलते 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 कभी ना कभी ये डिस्क सबसे ऊपर पहुंच जाएगी। जब सबसे ऊपर पहुंच जाएगी तो स्पीड हो जाएगी 0 और आपका ओमेगा भी हो जाएगा 0। इसका अर्थ नहीं कि वहीं पड़ा रहेगा, फिर वापस नीचे आएगा। नीचे आने वाली हम कहानी पहले से देख चुके हैं। आगे चलिए बच्चों, इसी में एक बात और पूछता हूं आपसे। ये तो सवाल हो गया, आंसर भी आ गया, सब बढ़िया बात है। फाइंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय डिस्क। बेटा डिस्क मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगी ये बताओ। अब सोचने के बहुत सारे तरीके हैं और बेटा मैं सारे बता रहा हूं, सुनना। मान लो किसी इंस्टेंट पर बॉल यहां कहीं पहुंच गई और उस इंस्टेंट पर उसकी स्पीड हो गई है 0। मुझसे पूछा गया बताओ ये कितना होगा। बेटा लेट्स से दिस इज h। अगर ये h है, ये एंगल थीटा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट मेरे बच्चे जानते हैं h बाई साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता करना है। कौन सी इक्वेशन बेस्ट रहेगी? v² इक्वल्स टू u² प्लस 2 इंटू a इंटू s। सेंटर ऑफ मास की फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है u प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन है डाउन द इंक्लाइन। कितनी है? माइनस क्यों बड़ा नीचे, इसलिए दैट इज 2g साइन थीटा बाई 3 इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ कोर्स h अपॉन साइन थीटा कैंसिल और h की बड़ा वैल्यू आ गई है। कितनी वैल्यू आ गई बड़ा h की वैल्यू आ गई है शायद 3u² अपॉन 4g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड। बढ़िया। हम तो यहां से हम तक जाने का टाइम भी निकाल सकते हैं। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर या फिर v इक्वल्स टू u प्लस 80 आ जाए, वो भी आ जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि मैक्सिमम हाइट निकालने का ये वाला तरीका इतना अच्छा नहीं था, मुझे इतना पसंद नहीं आया मेरा तरीका। द रीजन इज कि जबरदस्ती बेटा मैकेनिक्स लगानी पड़ रही है, एक्सेलरेशन लगाना पड़ रहा है, एक्सेलरेशन के बाद बेटा v² इक्वल्स टू u² प्लस 2 इंटू a इंटू s लगाना पड़ रहा है। हम जानते हैं कि यहां पर बेस्ट क्या है। हम जानते हैं कि यहां पर बेस्ट ये है कि यहां से लेकर यहां तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर दो। सर कैसे कर दो? फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है? स्टैटिक। वर्क डन 0 उसका।
किसी भी इंस्टेंट पर अगर डिस्क यहां कहीं है तो डिस्क फ्रिक्शन लगाएगी अप द इंक्लाइन, लेकिन इस पॉइंट का कोई भी डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन नहीं है, और अगर इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो फ्रिक्शन का बटन तो जीरो है, और अगर फ्रिक्शन का बटन जीरो तो हम बड़े आराम से टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक लिखाओ, ऐसे लिखता हूं, इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक, बेटा भाग भी रही है वो डिस्क, घूम भी रही है, तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशनल कितनी आएगी? ट्रांसलेशनल आएगी हाफ एम यू स्क्वायर, और रोटेशनल कितनी आएगी? हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इज एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा का स्क्वायर इज यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नीचे ही नीचे मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मान ली है जीरो। यहां पर जब गया तो स्पीड भी जीरो, ओमेगा भी जीरो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो, प्लस आपका m इंटू जी इंटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए h। u स्क्वायर बाई 2 प्लस यू स्क्वायर बाई 4 दैट इज 3u स्क्वायर बाई 4, 3u स्क्वायर बाई 4, g आ जाएगा नीचे, दैट कम्स आउट ऑफ योर हाइट। तो आपकी जो मैक्सिमम हाइट है वो आ गई है 3u स्क्वायर अपॉन 4g, ये आपकी आ गई है मैक्सिमम हाइट। ठीक है, आगे चलिए। चलिए बच्चों, ये बढ़िया था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीखते हैं। सुनिए बच्चों, अगेन लंबा चौड़ा काम है बेटा, बहुत सारी बातें सीखनी पड़ेंगी, लेकिन हम पूरा करेंगे अच्छे से, है ना। आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इंक्लाइंड प्लेन, इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल थीटा, किसी h हाइट ऊपर से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया है, m मास की r रेडियस की सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की ऑब्जेक्ट है। अगेन बेटा ये ना डिस्क हो सकती है, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, रिंग, है ना, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए मैं अलग अलग केस ना लूं, एक में ही सारा काम निपटा दूं। तो मैं कह रहा हूं कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास है उसको एम के स्क्वायर लिख दो, एंड के इज योर रेडियस ऑफ जाइरेशन। फेयर इनफ। इस बार लोचा ये है कि ये जो सरफेस है ना, इसका म्यू जो है वो tan थीटा इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से छोटा है। सॉरी, ये क्या बेटा सिखाया था आप लोगों को, अगर म्यू की वैल्यू tan थीटा इंटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के बराबर या उससे अगर ज्यादा होती तो ये प्योर रोलिंग करते हुए नीचे आता, तो फ्रिक्शन स्टैटिक लगता। अगर म्यू की वैल्यू इससे छोटी है, इसका मतलब बेटा this surface is not sufficiently rough, and the surface is not sufficiently rough, it means that there will be no pure rolling, and if there is no pure rolling it means that there will be some slipping, and if there is some slipping it obviously means the friction will be kinetic। फायदे वाली बात यह कि काइनेटिक फ्रिक्शन है, नुकसान वाली बात यह कि प्योर रोलिंग नहीं है। रोलिंग है लेकिन प्योर रोलिंग नहीं है। जो सबसे नीचे वाला पॉइंट जो होगा वो इस सरफेस पर स्लिप करेगा, वो स्लिप करेगा, कोई बात नहीं, देख लेंगे। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहूं तो लिख दूं कि नॉट sufficiently rough, it is not sufficiently rough, ये sufficiently rough नहीं है। इस m मास को हमने यहां से
रिलीज किया, अब ये यूं चलते 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 यूं नीचे आए, यहां बेटा सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी v होगी, कुछ न कुछ ओमेगा भी होगा, बट दिस ओमेगा विल नॉट बी इक्वल टू v बाई आर, क्योंकि इस बार प्योर रोलिंग नहीं है, सरफेस फिक्स्ड है, लेकिन बेटा रोलिंग प्योर नहीं है। प्योर रोलिंग होने के लिए तो म्यू की वैल्यू इसके बराबर या इससे बड़ी होनी चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, स्लिप कर रहा है, कोई बात, सब कर लेंगे अपन। सबसे पहला काम, ड्रॉ FBD ऑफ ऑब्जेक्ट। हाँ बेटा, इस ऑब्जेक्ट की FBD बनाओ यार, नॉट दैट टफ टास्क, FBD तुम बना लोगे, है कि नहीं? FBD तो बन जाएगी यार। चलिए मैं बनाता हूं। आपके पास इस तरह की कोई ऑब्जेक्ट है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की, ये इंक्लाइन प्लेन, कौन से फोर्सेस? सबसे पहले mg साइन थीटा, सॉरी बच्चों, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलरली तो आएगा mg cos थीटा, अलोंग द इंक्लाइन आएगा mg sin थीटा। ये सरफेस पुश करेगी विद सम फोर्स, लेट्स दैट फोर्स इज नॉर्मल। इसके पास एक्सेलरेशन आएगा ऐसे, सेंटर ऑफ मास के पास, ऑफ कोर्स कुछ अल्फा आएगा ऐसे, बट दैट अल्फा विल नॉट बी इक्वल टू a बाई आर। लेकिन ये अल्फा आया किसकी वजह से? तो आप बोलो सर फ्रिक्शन की वजह से, तो सेंटर ऑफ मास यहां पर है, फ्रिक्शन लगना चाहिए ऐसे, एंड वी नो दैट कि इन दिस केस दिस पॉइंट विल हैव सम वेलोसिटी ऐसे डाउन द इंक्लाइन, तो फ्रिक्शन लगेगा ऐसे अप द इंक्लाइन, और फ्रिक्शन होगा काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन लगना खुशी की बात है, खुशी की बात इसलिए है क्योंकि ना इसकी वैल्यू पता होती है अपन को, इसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू होती है mg cos थीटा। जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन था ना वो शरारती था, वो अपनी वैल्यू को, डायरेक्शन को एडजस्ट कर पा रहा था। काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा भोला है, इसकी वैल्यू पता होती है अपन को, दैट इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ये एक तरह से अगर सोचे तो अच्छी बात है, फ्रिक्शन पता लग गया। लेकिन एक नुकसान वाली बात है, नुकसान वाली बात यह है कि अब अल्फा को मैं a बाई आर नहीं लिख सकता। तो वैसे ध्यान से देखो तो मैथमेटिकली अगर सोचे तो एक इक्वेशन बढ़ गई है, एक घट गई है। अब अल्फा को मैं a बाई आर नहीं लिख सकता, लेकिन मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पता है। ठीक है, फिर भी कर लेंगे, कौन सा बहुत बड़ा टास्क है। FBD तो हो गई है। अगला सवाल, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो। निकाल देंगे बिल्कुल निकाल देंगे। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। इस बार बड़ा म्यू गिवन है, शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है g साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये एक्सेलरेशन आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया। सर इस बार एक्सेलरेशन में के नहीं आया, रेडियस ऑफ जायरेशन नहीं आया। रेडियस ऑफ जायरेशन नहीं आया, इस बात का मतलब ये है
कि चाहे यहां से तुम सॉलिड स्फीयर रिलीज करो, डिस्क रिलीज करो, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, रिंग, जो चाहे रिलीज कर दो, अगर वो सारे के सारे स्लिप कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन सबका बराबर होगा। और अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बराबर होगा तो ऑफ कोर्स सब बराबर टाइम पर ही ग्राउंड पर पहुंचेंगे। डिस्प्लेसमेंट बराबर, एक्सेलरेशन बराबर, तो सबके पास स्पीड भी बराबर होगी। इस बार सारे के सारे ग्राउंड पर जो 6 ऑब्जेक्ट थी ना, कौन सी थी? रिंग थी, होलो सिलेंडर, होलो स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, डिस्क एंड सॉलिड स्फीयर, 6 को अगर रिलीज करोगे तो 6 के 6 एक साथ, all 6 of them will reach the ground simultaneously with same acceleration and with same velocity of center of mass। हम निकाल भी सकते हैं स्पीड, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से अगर v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू ऐसे लगाना है। यहां से तक टाइम भी निकाल सकते हैं, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सब कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज तो ये a निकालना था। अब अल्फा निकालते हैं, अल्फा निकालते हैं। चलिए, मेरा मन कर रहा है कि मैं अल्फा निकालने के लिए यहां से इक्वेशन लिख दूं। आप बोलोगे ना सर यहां से नहीं, आज तक तो यार अल्फा निकल रहा था यहां से, आज क्यों नहीं निकल रहा? आप बोलोगे सर इस बार है ना, ये जो पॉइंट है ना, इस पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट का, इस पॉइंट का इस तरफ एक्सेलरेशन 0 नहीं है, कुछ है, वो कुछ है, वो मुझे पता है। अगर ये ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है ऐसे a, अल्फा है u, तो सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ a, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पीछे की तरफ है अल्फा इंटू आर। इस बार a की और अल्फा आर की वैल्यू बराबर नहीं है, बल्कि इस पॉइंट के पास एक्सेलरेशन है ऐसे डाउन द इंक्लाइन, और उसकी वैल्यू है a माइनस अल्फा आर, एंड वी नो दैट इट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 होता फिर तो प्योर रोलिंग हो जाती ना। जा तो नहीं हो रहा है सब कुछ, ज़्यादा हो भी रहा है तो आई कांट हेल्प, है ना, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। अगर IIT जाना है तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, सब काम हो गया। हाँ, मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि यहां से टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा लेंगे तो गुस्ताखी है, क्योंकि इस बार ये वाला पॉइंट फिक्स नहीं है, बल्कि वाला पॉइंट खुद स्लिप कर रहा है, और इस बार ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है। सर आज तक तो था, बड़ा आज तक इसलिए था कि इस पॉइंट का एक्सेलरेशन 0 आया करता था, आज नहीं है। तो सर आज क्या सवाल नहीं होगा हमसे? अरे भाई सेंटर ऑफ मास से तो हमेशा होगा ना, सेंटर ऑफ मास से तो हमेशा होगा, तो सेंटर ऑफ मास पकड़ लो, और सेंटर ऑफ मास से अगर देखूंगा mg साइन थीटा, नॉर्मल और mg कॉस्टा, तीनों का टॉर्क विल बी 0, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, एंड दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू r should be equal to I about center of mass into alpha, that is mu mg cos theta into r should be equal to moment of inertia about center of mass is mk square into alpha। m से m कैंसिल हो गया और अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई? म्यू जी आर कॉस थीटा अपॉन के स्क्वायर। अल्फा की वैल्यू आ गई है म्यू जी कॉस थीटा आर अपॉन के स्क्वायर, ये आपका अल्फा आ गया। सबसे ज्यादा अल्फा किसका है? सबसे ज्यादा अल्फा उसका है जिसका के सबसे कम है। कौन? सॉलिड स्फीयर। ऐसी चीजें कंपेयर कर सकते हो तुम बड़े आराम से, सब कंपेयर कर सकते हो। सबसे कम अल्फा किसका है? जिसका के सबसे ज्यादा। कौन? रिंग। रिंग का अल्फा सबसे कम, उसका बेटा के सबसे बड़ा, तो अल्फा सबसे छोटा। तो आप कह सकते हो कि मैं पूरा चार्ट नहीं बना रहा, मैं कह रहा हूं कि रिंग का अल्फा और होलो सिलेंडर का अल्फा, उनका के सबसे बड़ा तो उनका अल्फा सबसे छोटा, ये अल्फाज सबसे स्मॉल होंगे। सॉलिड स्फीयर का जो अल्फा होगा ये आपका सबसे ज्यादा होगा, मैक्सिमम। ठीक है ना? एक छोटा सा टफ काम मेरा और मन है करवाने का, मैं करवा देता हूं। हालांकि चीज़ें आसान नहीं है, बट मैं करवाना चाहता हूं। और वो ये है कि आपको करने में अच्छा लगेगा, जो बच्चा खुद करेगा ना अपने पेन से, उसको बढ़िया लगेगा। वो है
फाइंड, जिस सीक्वेंस में लिखूं उसी सीक्वेंस में आप लोग करना। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच ग्राउंड, इस ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा निकाल लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट when it reaches ग्राउंड, जब ग्राउंड पर पहुंचेगा तो उस टाइम पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और ओमेगा कितना होगा। ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट रीचेस ग्राउंड। ये सारे काम बड़ा मैं पहले बोल दूं, किसी भी एवरेज बच्चे के लिए नहीं है, बढ़िया बच्चों के लिए ही है। किसी को लगता हो कि सर ये मेरे को ना देखने, मेरे को सिर्फ मेंस की पढ़ाई करनी है, तो बड़ा ठीक, आगे चलो, है ना, इसको स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। ये सिर्फ और सिर्फ जो बच्चा बिल्कुल ढंग से मोशन समझना चाहता है, सारी की सारी बातें ढंग से देखना चाहता है, सिर्फ उस बच्चे के लिए। बाकी बच्चे आराम से आगे पलट सकते हैं, आगे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ग्राउंड पर पहुंचने में समय कितना लगेगा। बेस्ट इक्वेशन इज एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से तक का डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो, ये एच है, ये थीटा है, तो ये एच अपॉन साइन थीटा है। सो डिस्प्लेसमेंट इज एच अपॉन साइन। सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ इंटू नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू टाइम का स्क्वायर। ले बेटा, टाइम का आंसर आ गया। मैं आंसर ऊपर लिख देता हूं, बाद में काम भी आएगा अगली कैलकुलेशंस में। टाइम आ गया अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस म्यू टाइम्स कॉस थीटा साइन थीटा। रूट 2h अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस म्यू टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। बढ़िया बात है, पहला काम तो हो गया। अगला सवाल है, मुझसे पूछा गया कि बताओ ग्राउंड पर पहुंचने पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा। इस बार वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रिक्शन काइनेटिक है। काइनेटिक फ्रिक्शन के प्रेजेंस में हमने कभी आज तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं की, कभी नहीं की। तो इसलिए तो टफ हो गया काम, इसलिए तो टफ हो गया, वरना तो आसान था। अब जो सेंटर ऑफ मास है बेटा, वो लगातार नीचे आ रहा है, उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, ओमेगा भी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इस बार ओमेगा भी v/r नहीं है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है नहीं। तो आखिर में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालूं। मेरा बच्चा बोलेगा सर हमने इतनी मेहनत से सारे काम कर तो रखे, हमने इतनी मेहनत से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल रखा है, डिस्प्लेसमेंट निकाल रखा है, फाइनल स्पीड पूछिए, तो सर हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तक आने का टाइम तो पता ही है। या फिर सर v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस भी लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आपकी मर्जी है। मैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस एट लगा रहा हूँ। फाइनल वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू टाइम।
टाइम बेटा यहाँ से तक आपको पता ही है, अपने निकाल रखा है, रख देंगे इसको। तो यहाँ पर पहुँचने पर जो स्पीड है उसकी वैल्यू आ गई है g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू टी। टी की वैल्यू है √2h अपॉन जी, और नीचे आ गया है साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बड़ा वो एक तो कैंसिल हो जाएगा, एक जी से जी कैंसिल हो जाएगा, और v की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है √2gh अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। हाँ, ये स्पीड आ गई बेटा, ये स्पीड आ गई। इट कैन ऑल्सो रिटन एज √2gh 1 माइनस म्यू कॉट थीटा। ये हमारे पास बड़ा स्पीड आ, बढ़िया है, स्पीड तो आ गई। मैं बता दूं इसको, अब मुझे चाहिए एंगुलर स्पीड कितनी होगी, कि आखिर ये जब ऑब्जेक्ट सबसे नीचे पहुंच जाएगी तब इसका ओमेगा कितना होगा, वो और चाहिए मेरे को। निकाल लेंगे इस बार, इतना आसान तो है नहीं कि ओमेगा लिख दूं v/r, प्योर लेंथ तो है ही नहीं, तो सर कैसे निकलेगा बेटा, निकल ही जाएगा। फाइनल ओमेगा विल बी इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा इंटू टाइम। भाई हम इस बात को जानते हैं कि प्योर रोलिंग नहीं है, लेकिन पूरे रास्ते अल्फा है तो कांस्टेंट, और अगर अल्फा कांस्टेंट है तो तय बात है कि टी टाइम तक अगर लगातार इसी तरह से ओमेगा बढ़ता जाएगा तो टी टाइम बाद ओमेगा होगा अल्फा इंटू टी। अल्फा कितना है, अल्फा है म्यू जी आर कॉस थीटा अपॉन के स्क्वायर इंटू टाइम। टाइम बेटा आपका वापस से वही और रूट ऑफ 2h अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा ये बेटा, ये ओमेगा। सब कर दिया यार, आई नो दैट कि चीज़ें आसान नहीं, बट अपन ने कर ली। अगला सवाल बड़ा, टाइम हो गया, ओमेगा हो गया, स्पीड हो गया। अगला सवाल था काइनेटिक एनर्जी बताओ। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी बताना है, यू नो इट वेरी वेल कि काइनेटिक एनर्जी के दो पार्ट होंगे। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, प्लस रोटेशनल भी हाफ इंटू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इज एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। वी जस्ट टू पुट द वैल्यूज, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, काम बन जाएगा। और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई है, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 2gh 1 माइनस म्यू कॉट थीटा प्लस हाफ एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज ऑफ कोर्स म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन के की पावर 4 इंटू 2h अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस म्यू टाइम्स कॉस थीटा साइन थीटा। ये हमारी आ गई काइनेटिक एनर्जी। ढंग से लिख लें इसको थोड़ा सा। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, दैट इज mgh 1 माइनस म्यू कॉट थीटा। हाँ बेटा, 2 से 2 कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल, बेटा मेरे ख्याल से एक जी से बेटा जी कैंसिल,
हाँ, प्लस m इंटू जी इंटू एच, m इंटू जी इंटू एच इंटू आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस म्यू टाइम्स कॉस थीटा साइन थीटा। एक बार कैलकुलेशन वगैरह से वो चेक कर सकते हैं। हाँ, ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी। अलग अलग ऑब्जेक्ट की अलग अलग काइनेटिक एनर्जी आ सकती, बट आपने देख ही ली काइनेटिक एनर्जी किस तरह से आ रही है। जिसका के सबसे कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, जिसका के सबसे कम उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। कौन? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। जिसका के सबसे बड़ा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे छोटी। कौन? रिंग एंड आपका होलो सिलेंडर। इतनी सी बात बेटा, इतनी सी बात। लास्ट बात पूछ रहा हूं, लास्ट फाइनल, फाइंड वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। इस पूरे मोशन में काइनेटिक फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया? अगर मैं वर्क डन की बेसिक डेफिनेशन से अगर जाऊंगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन हमें हल्का सा परेशान कर सकता है। हो सकता है कि बेटा हमें थोड़ा सा परेशान करे, मैं ये नहीं कह रहा परेशान करेगा, हो सकता है कोई ना कोई बच्चा उसको सोल्व भी कर ले। बट काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना आसान क्यों नहीं, मैं समझाता हूं। वो इसलिए सुनना कि किसी भी टी टाइम पर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा अप द इंक्लाइन। सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है v, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। सेंटर के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी है ऊपर की तरफ ओमेगा इनटू आर। सेंटर की खुद की वेलोसिटी है नीचे की तरफ v। तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो आएगी नीचे की तरफ और उसकी वैल्यू होगी v माइनस ओमेगा आर। जीरो नहीं बेटा इस बार, ये थोड़े से टाइम dt के अंदर इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होगा नीचे की तरफ और वो डिस्प्लेसमेंट होगा v माइनस ओमेगा आर इंटू डी टी। v माइनस ओमेगा आर इंटू डी टी। फ्रिक्शन लग रहा है अप द इंक्लाइन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। फ्रिक्शनल फोर्स अप द इंक्लाइन, डिस्प्लेसमेंट डाउन द इंक्लाइन, कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 इज -1। देन आप बोलोगे सर ये तो छोटे से इस डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन है, सर मुझे तो यहां से यहां तक का वर्क डन निकालना है। बेटा यहां से यहां तक अगर वर्क डन निकाल दो, जीरो से लेकर उस टाइम तक इंटीग्रेट कर दो जिस टाइम तक आपका पार्टिकल नीचे पहुंच रहा है। और v जो है वो टाइम के साथ वेरी कर ही रही है। किसी भी टाइम पर अगर आपको वेलोसिटी लिखनी हो तो आप जानते हो v इज इक्वल टू 0 प्लस a इंटू टी। ओमेगा टाइम के साथ वेरी कर रही है, आप जानते हो दैट इज इनिशियल ओमेगा 0 प्लस अल्फा इंटू टी। तो v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखो, ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखो, इंटीग्रेट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये बेसिक तरीका है करने का, बट एज यू सो दैट इट इज वेरी टफ। आप कर सकते हो बेटा, मना नहीं है, बल्कि कोई बहुत अच्छा बच्चा होगा तो मैं उसे कहूंगा कि बेटा करो इसको, आपके पास समय है तो करो, ऐसे नहीं। जो भी बेटा ऑफ कोर्स ड्रॉपर बच्चे उनको तो नहीं कहूंगा कि इतना सारा टाइम यहाँ लगाएं, और भी काम है बेटा। लेकिन जो भी 11th वाले बच्चे होते हैं उनको तो कहते हैं उनकी करो, तुम्हारे पास काम ही क्या है, यही करते है कि नहीं। लेकिन बेटा ड्रॉपर बच्चे तो ऐसे बस मान लें कि हाँ सर ने बोला, सही बोला होगा, झूठ क्यों बोलेंगे, है ना। तो सिर्फ ऐसे नहीं निकालोगे, कैसे निकालोगे? दूसरा तरीका मैं सोच रहा हूँ कि वेट लगा दें। सर ये वेट मतलब बेटा, वेट मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम। आई होप यू रिमेंबर दैट। इट सेज दैट कि वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इनिशियल रिलीज था तो 0। नॉर्मल का वर्क डन मेरे बच्चे बोल ही रहे हैं कि सर 0 आएगा, नॉर्मल लग रहा है ऐसे, डिस्प्लेसमेंट है ऐसे, कोई मतलब ही नहीं है। हमारे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स आ गया है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये रही बेटा, रख दो इसको, माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो मैं लिख नहीं रहा, बट दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी
माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी का वर्क डन आप जानते हो दैट इज mgh, दिस इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। इसको उठा के यार, इसको उठा के यार, तो हमारे पास वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई बेटा, mgh माइनस कर देना उसमें से, mgh माइनस किया थोड़ा मेरे ख्याल से आ गया माइनस mgh म्यू कॉट थीटा प्लस mgh आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा साइन थीटा। ये आपके पास आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शनल, बड़ी ये हमारा आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। चलिए तो ठीक है, अगर आप ये इंटीग्रेट करते बेटा तब भी आपका आंसर यही आता है। कैलकुलेशन जरूर तुम चेक कर देना बार बार, है ना। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने बेटा बहुत ही डिटेल में इन सब बातों को देखा, और जैसा मैंने कोशिश की है कि ना सब चीज़ें हम एडवांस लेवल की ही देखें, है ना। मेन लेवल की तो ठीक है बेटा, इसमें सारी कवर हो ही गई है, लेकिन मैंने जिस तरह से सारा काम करवाया है इसमें सारा का सारा काम एडवांस लेवल का ही था, ठीक है। अब ऐसा तो मुश्किल रहता है ना कि यार पहले मेन लेवल करो फिर एडवांस लेवल करो, सारा एक साथ ही बच्चा, है ना, बड़े से समझ सकता है, मुझे ऐसा लगता है, और आप समझ भी गए होंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए बेटा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसी कोई एक्सिस जिसके अबाउट किसी CTRM करती हुई ऑब्जेक्ट को भी आप प्योर रोटेशन करता हुआ मान सको, इमेजिन कर सको, दैट एक्सिस इज नॉन एज IAR या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्चुअल में बॉडी CTRM ही कर रही है, लेकिन वो किसी न किसी स्पेसिफिक एक्सिस के अबाउट ऐसे लगे कि जैसे वो प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, एंड दैट एक्सिस इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। बड़ा इसको मैं शॉर्ट फॉर्म IAR भी लिख रहा हूं, एंड वी हैड यूज्ड इट, बेटा हमने इसका यूज किया है, हमने इसका यूज किया है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का। It is an axis about which an object performing CTRM can be assumed to be performing प्योर रोटेशनल मोशन। जिस एक्सिस के अबाउट बेटा ये प्योर रोटेशनल मोशन करती हुई फील आ जाए आपको, तो हम उसे CTRM, सॉरी अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्चुअल में बेटा बॉडी जो है वो CTRM कर रही है, लेकिन जिस एक्सिस के अबाउट ऐसा लगने लग जाए कि ये CTRM नहीं है बल्कि प्योर रोटेशन जैसा साइन मोशन है, उस एक्सिस को हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल देंगे। नॉट दैट टफ, सब हो जाएगा। मैं आपको बड़ा इसको फील कराने के लिए एक छोटी सी वैल्यूज़ दे रहा हूँ। ये वैल्यूज़ मैंने एक बार पहले भी ली थी, मेरे से हल्की सी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा वापस से बताता हूँ। थोड़ा सा बोरियत होगी आपको, बट मेरी गलती थी कि मेरे से शायद कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, मैंने शायद L को L/2 या L/2 को L ले लिया था। मैं एक बार वापस से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सुनना बट आपके पास ये कोई बॉडी है, ये यूनिफॉर्म रॉड है, M मास की, L लेंथ की, इट इज यूनिफॉर्म रॉड। जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो बेटा A है,
जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो आपका बी है, मिड पे जो पॉइंट है वो सी है, और इस सी वाले पॉइंट के पास वेलोसिटी है सामने की तरफ u, और इस बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी है वह ओमेगा, एंड ओमेगा इज गिवन एज 3u/L। 3u/L। मुझे इस ए पॉइंट का, बी पॉइंट का, हर पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। अभी निकाल लेते हैं, कोई बड़ा टास्क नहीं है। पहले ट्रांसलेशनल मोशन, तो एक काम करो, ओमेगा भूल जाओ, सेंटर वाले पॉइंट की वेलोसिटी u है, तो इस ए वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी u, सेंटर वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी u, और इस बी पॉइंट की वेलोसिटी भी u प्लस, ये तो प्योर रोटेशन, सॉरी प्योर ट्रांसलेशनल। अब प्योर रोटेशनल ये कहता है कि सी वाला पॉइंट तो ठीक है रोक लो और ओमेगा से घुमा दो। ये बड़ा लेंथ आपके पास L/2 है, तो इस पॉइंट के पास वेलोसिटी आ गई है सामने की तरफ ओमेगा इंटू L/2, इसके पास बड़ा पीछे की तरफ वेलोसिटी आ गई है ओमेगा L/2। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि अच्छा ओमेगा L/2, ओमेगा की वैल्यू में पहले से पता है, ओमेगा है सवाल के अंदर 3u/L इंटू L/2, ये आ गई है 3u/2, तो बेटा ये भी आ गई है 3u/2। तो हम बड़े आराम से इत्मीनान से ऐसा कह सकते हैं कि इस ए पॉइंट के पास वेलोसिटी आ गई है सामने की तरफ। कितनी वेलोसिटी बेटा इसके पास सामने की तरफ आ गई है? आप बोलोगे सर ट्रांसलेशनल की वजह से u और रोटेशनल की वजह से 3u/2, आई थिंक दैट इज 5u/2। इस पॉइंट के पास रोटेशनल की वजह से 3u/2, रोटेशनल की सॉरी ट्रांसलेशन की वजह से u, इसके पास आ गई है पीछे की तरफ u/2, 3u/2 इधर और u इधर, तो u/2। ऐसे हम हर पॉइंट की वेलोसिटी लिख सकते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन से पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी, तो आप बोलोगे कि सर ऊपर वाले पॉइंट को अगर देखो ना तो ट्रांसलेशन की वजह से u आगे और रोटेशनल की वजह से भी आगे, तो उनकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो सकती। वेलोसिटी जीरो हो सकती है नीचे वाले पॉइंट्स की। ट्रांसलेशनल की वजह से तो u आगे, और अगर ये सेंटर से x डिस्टेंस नीचे है, सेंटर से अगर x डिस्टेंस नीचे है, तो रोटेशनल की वजह से ओमेगा इंटू एक्स पीछे, तो ओमेगा इंटू एक्स पीछे। हम चाहते हैं कि इसकी वेलोसिटी जीरो हो, तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, तो मेरे पास आ गया ओमेगा इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू यू। बड़ा ओमेगा कितना था? ओमेगा कितना था? हाँ 3u/L इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू यू, यू से यू कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई L/3। तो ऐसा लग रहा है कि एक इंस्टेंट के लिए ये वाला जो पॉइंट P है ना बेटा, ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे। बाकी सारी बॉडी के सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो P पॉइंट है बेटा ये रेस्ट पे है, और इसके ऊपर वाले पॉइंट्स के पास वेलोसिटी ऐसे है और इसके नीचे वाले पॉइंट्स के पास वेलोसिटी ऐसे। फिर ना, अब अगर मैं कहूं कि मुझे इस कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन करती हुई रॉड की काइनेटिक एनर्जी लिख के बताओ, तो आप बोलोगे सर याद है मेरे को, तो कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन करती हुई इस ऑब्जेक्ट की अगर आप मुझसे काइनेटिक एनर्जी पूछोगे, तो पहले ट्रांसलेशनल दैट इज हाफ इंटू m इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ I अबाउट सेंटर ऑफ मास। बेटा I अबाउट सेंटर ऑफ मास ml²/12, ml²/12 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा कितना था बेटा? 9u² अपॉन L²। तो हमारे पास कुल मिलाकर काइनेटिक एनर्जी आ गई है दैट इज हाफ mu² प्लस L² कैंसिल, 9mu² अपॉन 24, 9mu² अपॉन 24। और हमारे पास नेट काइनेटिक एनर्जी आ गई है mu² कॉमन निकाल लो, 24 को बड़ा एलसीएम ले लो,
बेटा 12 ये और 9 ये 21, और काइनेटिक एनर्जी बेटा मेरे पास आ गई है, दैट इज कितनी बेटा 7mu²/8। बढ़िया, ये हमने ट्रांसलेशन और रोटेशनल बढ़िया से लिखी और हमारा अच्छा खासा आंसर आ गया। और हमने याद भी कर रखे थे कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले कैसे लगते हैं, रोटेशनल कैसे लगते हैं, वगैरह वगैरह। अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, मैं मानता हूँ कि ये बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कर रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कर रही है, तब भी सेंटर से L/3 डिस्टेंस नीचे ये जो पॉइंट है ना, ये इस इंस्टेंट पर तो रेस्ट पे ही है, और ऐसा लग रहा है कि अगर ये रेस्ट पे है तो इट इज बिहेविंग लाइक हिंज्ड, it is behaving like hinged, and entire body is performing pure rotational motion about this point, and this omega as given in the problem, that is 3u/L, है कि नहीं? सर निकाल के देखो काइनेटिक एनर्जी यहां से कितनी आ रही है। अगर कोई बॉडी अगर हिंज्ड है तो उसके काइनेटिक एनर्जी में लिखना जानते हैं, हाफ आई अबाउट दिस एक्सिस इनटू ओमेगा का स्क्वायर। यही तो होती है। कोई बॉडी अगर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल दोनों कर रही हो, मतलब CTRM कर रही हो, तो हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा का स्क्वायर, ये लिखते हैं। लेकिन कोई बॉडी अगर हिंज्ड हो तो क्या लिखते हो, हाफ आई अबाउट हिंज इनटू ओमेगा का स्क्वायर। तो मेरा मन कर रहा है कि इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में एक बार और निकाल के देखूं, वो आएगी हाफ आई अबाउट दिस हिंज। एक्चुअल में हिंज नहीं है, इसलिए हम इसका नाम निकाल दिया है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। फील आ रही है कि सारे के सारे जो रोड है वो इस पॉइंट के बाद घूम रही है, इनटू आपके ओमेगा का स्क्वायर। जरा चेक करते हैं कि वही आंसर आता है क्या। अगर वही आंसर आया तो हम समझ जाएंगे, हम उससे समझ जाएंगे कि आपका बड़ा ये वाला जो पॉइंट है, इससे गुजरने वाली एक्सिस को हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मान सकते हैं। तो दैट इज हाफ, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। आप बोले सर इसके अबाउट तो नहीं, यहां के अबाउट जरूर आता मेरे को। यहां सेंटर के अबाउट होती है ml²/12, ml²/12। सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो क्या यहां के अबाउट पता कर सकते हो क्या? बिल्कुल पता कर सकते हैं। प्लस m इंटू डी का स्क्वायर, डी मतलब बड़ा डिस्टेंस, दैट इज L²/9 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा कितना बड़ा 9u²/L²। तो हमारे पास बड़ा काइनेटिक एनर्जी आ गई है हाफ, ठीक है, ml², ठीक है, 12 और 9 बड़ा एलसीएम कितना आ गया 36, ऊपर कितना आ गया 7 आ गया, दैट इज 4 + 3 इंटू 9u²/L²। L² कैंसिल, मेरे पास ये 4 आ गया और मेरे पास फिर से आ गया है 7mu²/8। हमारे पास फिर से आंसर आ गया 7mu²/8। सो दिस काइंड ऑफ एक्सिस इज नोन एज योर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट आपको ऐसी फील आ जाए कि ये इस एक्सिस के अबाउट सारे की सारी बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन की बजाय प्योर रोटेशनल मोशन कर रही है, उसको हम इस तरह से इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। अब जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाली ऑब्जेक्ट फिक्स सरफेस पर प्योर रोलिंग करती है, उसकी भी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हम जानते हैं, लेकिन उसको सोचने का एक तरीका और है, सुनना भी। ये आपके पास सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की कोई ऑब्जेक्ट, बड़ा मान लो कोई डिस्क है, ऐसे बड़ा डिस्क है, नीचे वाली सरफेस फिक्स है, नीचे वाली सरफेस फिक्स है, प्योर रोलिंग कर रही है, वेलोसिटी v है और आपके पास ओमेगा जो है वो v/r है। प्योर रोलिंग ऐसे करते हैं फिक्स सरफेस पे। तो आप जानते हो कि सबसे ऊपर वाले पॉइंट के पास वेलोसिटी आती है 2v, इस पॉइंट के पास वेलोसिटी आती है √2v और ये वाला एंगल 45। इस पॉइंट के पास अगेन बड़ा वेलोसिटी आती है √2v और ये वाला एंगल आता है 45। अब सुनना मेरी बात, ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन खींच दी। इस पॉइंट के पास वेलोसिटी है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक लाइन खींच दी।
ये वाला एंगल 90, ये वाला 45 तो बेटा ये वाला भी 45, ये 90 है तो ये वाला भी कितना होना चाहिए 45, तो ये वाले साइड और ये वाले साइड बराबर होनी चाहिए, तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरह से ये भी यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट करेगा। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन खींची, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन खींची, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन खींची। ये सारी की सारी लाइन जिस पॉइंट से गुजर रही है उस पॉइंट से गुजरता हुआ जो एक्सिस है बेटा, दिस पॉइंट इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ऐसा लगता है जैसे इस पॉइंट के बाद सारा का सारा जो अरेंजमेंट है वो कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन कर रहा है। आई होप इट्स ओके। चलिए बेटा आगे चलते हैं। आप बेटा शीट में, इसेंशियल शीट में सेक्शन आई कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2, बेटा ये आई लिखा हुआ है, 1 नहीं लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन आई, इसेंशियल शीट में। चैप्टर पूरा हो जाए ना उसके बाद एक्स्ट्रा एज करना स्टार्ट करना, क्योंकि एक्स्ट्रा एज का कोई भी सवाल होता है ना उसमें कई बार मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स भी हो जाते हैं, तो वो जब चैप्टर निपट जाए तब करना। मेरे ख्याल साथ साथ में इसेंशियल शीट निपटा लो और बाद में आपकी एक्स्ट्रा एज और जो रैंकर्स वाली शीट है वो निपटा लो, ठीक है। अभी तो बड़ा चैप्टर बचा है ना, कल का और बचा होगा, तो एक बार ना इतना ही करो, ठीक है। चलिए।